साथ। इसके बाद बच्चा मेन इसमें अब आगे आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह की केमिकल। ओके, मैंने आपको बताया आप केमिकल रिएक्शन से डील करना चाहते हो, बट केमिकल रिएक्शंस भी बहुत टाइप की होती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जनरली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपकी 4 टाइप्स की होगी। वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हो, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज कंबशन रिएक्शन। क्लियर? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एक दूसरे की ऑपोजिट ही हैं, तो इन दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करवा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन के नाम से क्लियर है, आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए। डीकम्पोजिशन के नाम से क्लियर है, आप रिएक्टेंट को तोड़ रहे हो, डीकम्पोज कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form single product। क्लियर? बट इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट आपका ए है, दूसरा रिएक्टेंट आपका बी है, दोनों कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनता है ए बी। क्लियर? एक प्रोडक्ट बनता है सिंगल। अगर डीकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें आपका सिंगल, सेम ऑपोजिट रिएक्शन लगा लो कि आपका सिंगल प्रोडक्ट टूटता है आपके दो अलग अलग रिएक्टेंट्स में। जैसे कह लो सिंगल रिएक्टेंट आपका टूटता है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें अगर लिखोगे तो इसमें क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन into two or more simpler substances। ओके, एक सिंगल कंपाउंड है जो आपका, वो टूटता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। इसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ते हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए। क्लियर? तो ये है। अगर हम इनकी अब एग्जांपल्स लें जो केमिकल रिएक्शंस में होती हैं, फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस है जो अमोनिया सिंथेसिस के लिए, उसमें एक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के 3 मोल मिलके 2 मोल बनाते हैं अमोनिया के। तो इसमें देखो दो, एक नाइट्रोजन एंड एक हाइड्रोजन, दो सिंपल सब्सटेंसेस मिलके आपको अमोनिया का 2 मोल दे रहे हैं, एक ही मतलब आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो और अगर इसका ऑपोजिट देखते हैं, अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कॉम्बिनेशन में, जैसे मैग्नीशियम है उसके 2 मोल और ऑक्सीजन है, कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल बनाता है। तो इसमें भी दो कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर डीकम्पोजिशन में देखो तो वाटर की अगर डीकम्पोजिशन करनी है तो आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन 2 मोल। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट को अगर आपने डीकम्पोज करना है, ब्रेक करना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो ये वाली हो गई आपकी सिंपल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। ओके, तो ये वाली हो गई। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड वन।
डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट के नाम पे ही क्लियर है, कोई भी आपके मॉलिक्यूल है जो जिसके साथ आप रिएक्टेंट है आपका डील करने जा रहे हो, उस रिएक्टेंट में क्या होगा, आपका कोई भी एक एटम है जो वो डिस्प्लेस कर जाएगा, अपनी जगह छोड़ जाएगा। जहाँ वहां पर रिप्लेसमेंट हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो अपनी जगह तो छोड़ जाएगा, उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा और वो किसी और की जगह पे चला जाएगा, तो इसलिए रिप्लेसमेंट हो जाती है वहां पे। यही रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट। तो अगर इसको आप डेफिनेशन में लिखना चाहो तो क्या है, इसमें क्या होता है, एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। एक कंपाउंड के अंदर कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में देखो, जैसे जर्नल रिएक्शन लिखती हूँ ए बी प्लस सी, इसमें क्या होगा, बन जाएगा ए सी प्लस बी। तो ये आपका कोई कंपाउंड है, इसमें एक एलिमेंट कौन से वाला, बी, रिप्लेस हो गया बाय अनदर एलिमेंट सी। तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, प्रोडक्ट आ गया ए सी, दूसरा प्रोडक्ट आ गया बी। तो ये देखोगे आप तो ये सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। एक कोई भी आपका कंपाउंड था, उसके अंदर किसी भी एक एलिमेंट है जो बी एटम, वो दूसरे किसी एटम से, दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें केमिकल रिएक्शन में, तो इसकी एग्जांपल है जैसे जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ और प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें देखोगे आप तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर इसमें फॉर्मूला बन जाता है 2HCl की जगह पे जिंक क्लोराइड आ जाता है। तो अगर देखोगे ध्यान से, क्लोरीन तो दो ही रहे, यहाँ भी दो ही है, चेंज कहाँ पे आता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं जिंक से। तो जिंक रिप्लेस होता है बाई हाइड्रोजन, ओके, और कहाँ से, HCl से। इसी तरह एक और एग्जांपल देखोगे इसमें, जैसे आयरन है वो रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो क्या हुआ यहाँ पे, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना, मतलब कॉपर किसके साथ रिप्लेस हो गया, आयरन के साथ। तो यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो एक ये वाली होती है रिएक्शन। लास्ट डिस्कस करते हैं रिएक्शन, फोर्थ इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी चीज की किसी भी एक कंपाउंड की कंबशन होती है, उसको जलाया जाता है और जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसके ऑक्सीजन दी जाती है और प्रोडक्ट बनेगा आपका गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, एक रिलीज होता है वाटर। ओके। तो इसमें जिसको जलाया जाता है जनरली, जिसकी कंबशन होती है, ज्यादातर जो एग्जांपल्स मिलेंगी आपको मैक्सिमम वो कंबशन कर रखी होती है हाइड्रोजन की। तो इसकी अगर हाइड्रोकार्बन की, इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाऊं तो इसमें क्या होता है, ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस यूजली कौन सा होता है, यूजली हाइड्रोकार्बन, यूजली हाइड्रोकार्बन होता है। वो रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके। तो रिलीज क्या होता है यहां से, रिलीजिंग हीट, हीट रिलीज होती है, क्या बनता है, फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर इसको आसान शब्दों में लिखना हो तो मतलब क्या है इसमें, कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे कंबशन होती है और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर। तो ये वाला होता है इसमें, तो कंबशन होती है। तो ये रिएक्शंस भी हमने केमिकली बैलेंस करके ही देखनी है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की ओर।
तो जैसे आप इथेनॉल है, इथेनॉल अल्कोहल, वो भी जल जाती है ना, उसको भी आप कंबशन करवा देते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये इसकी केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से निकलते हैं 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर के। तो इसमें भी इथेनॉल की क्या होती है, कंबशन होती है ऑक्सीजन में, और आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी में आपको क्या मिलता है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हीट में और 3 मोल वाटर के। एक इथेनॉल की कंबशन होती है। ओके, ये भी रिएक्शन जो है कंबशन रिएक्शन है। इसके साथ ही कोई और कंबशन रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन, इसमें देखोगे तो मीथेन है जो, उसको भी ऑक्सीजन के साथ अगर कंबशन करवाए मीथेन, ऑक्सीजन दी मीथेन की, तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है 2 मोल, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ ही रिलीज होते हैं 2 मोल ऑफ वाटर के। तो इसमें भी मिथेन कंबस्ट करती है इन ऑक्सीजन, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चा ये है कंबशन रिएक्शन। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, दोनों डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है। एक हमने क्या पढ़ी, रिप्लेसमेंट, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, और फोर्थ इज कंबशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये आपके माइंड में ये 4 रिएक्शंस होनी चाहिए, ताकि आपके सामने क्वेश्चन आए और आपको पता हो कि इन विच रिएक्शन यू आर गोइंग टू डील विद। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ थोड़े से वेरिएबल्स इसमें जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे कि कन्वर्जन। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपका रिएक्टेंट्स का कितना हिस्सा, कन्वर्जन क्या हुआ, जैसे कन्वर्ट हुआ आपका रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट। ओके, तो आपका रिएक्टेंट जैसे ए है, इसका कितना हिस्सा कन्वर्ट हुआ या कंज्यूम हुआ, यूज हुआ बी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वहां से आपने और लिया कितना था इनिशियली ए आपने, वही आपका कन्वर्जन बता देगा। तो कन्वर्जन का अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो, तो कन्वर्जन का मतलब क्या है, इट मेजर्स फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ ए रिएक्टेंट that has been consumed in a chemical reaction। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो कन्वर्जन में अगर देखोगे आप, सिंपल लिखना हो तो कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन कि आपने रिएक्टेंट कितने लिए थे इनिशियली, रिएक्शन करने के लिए आपने रिएक्टेंट्स कितने प्रोवाइड करे थे, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोवाइड करे थे। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने आपने फेड करे थे, फीडिंग दी थी। ओके, ओके, और कितने रिएक्टेंट्स अगर 10 मोल दिए थे, तो 10 मोल में कितने मोल जो है कंज्यूम हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए, जहाँ कितने मोल्स ने रिएक्ट करा। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो वो आ गई आपकी कन्वर्जन। ओके, तो अगर हम एग्जांपल में देखें कि जैसे आपने ए लिया कोई भी रिएक्टेंट और उसके 100 मोल लिए। क्लियर। और इससे 100 मोल से जो रिएक्ट करे हैं, वो रिएक्ट करे हैं सिर्फ 80 मोल। तो बच्चा यहाँ से अगर आपने कन्वर्जन परसेंटेज निकालनी है, तो क्या होगा, 80 मोल रिएक्ट करे हैं, लिए थे आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 80% आपकी आ गई कन्वर्जन। ये आ गया आपका आंसर। तो ये है कन्वर्जन निकालना। सिंपल कन्वर्जन ये होती है कि आपका कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो आपको कन्वर्जन प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद अगर यील्ड की बात करते हैं, ओके, तो यील्ड का मतलब क्या है कि आपका थ्योरेटिकली आपने जैसे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करी, बैलेंस करने से देखो, जैसे अगर मैं समझाऊं आपको कि लिए आपने ए रिएक्टेंट, 2 मोल लिए,
बी रिएक्टेंट के लिए 3 मोल, यहाँ से बनते हैं 2 मोल सी के, 2 मोल डी के। ओके, ये बन गया आपके प्रोडक्ट। अगर आपने सपोज कर लो ये केमिकली इक्वेशन है जो बैलेंस्ड है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो अगर ये बैलेंस्ड है तो बैलेंस करने से आपको ये पता चला कि 2 मोल आपने, अगर आपने 2 मोल ही लिए थे, रिएक्शन लगा ली लैब में, 2 मोल ले लिए ए के, 3 मोल ले लिए बी के, तो क्लियर सी बात है आपने इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशंस की और आपने थ्योरेटिकली देखा कि कितने मोल बनने चाहिए आपके, आपका जैसे मेन प्रोडक्ट सी है, तो आपने अंदाजा लगा लिया, अंदाजा नहीं लगा लिया, आपने कैलकुलेट करके देखा कि मैंने डाले थे ए मोल के, 2 मोल डाले थे ए के, 3 मोल डाले थे बी के, तो 100% श्योर है कि 2 मोल ही बनने चाहिए सी के। ओके, तो वहां से 2 मोल सी के मोल्स आपके पास है, जैसे सी के 2 मोल है ना, तो मोल किसके इक्वल होता है, मास ओवर मोलर मास। क्लियर, तो आपको मोल्स पता है सी के 2 बनने वाले हैं, मोलर मास आपको सी का ऑब्वियसली क्या, इस यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप मोलर मास निकाल दोगे, वो भी पता है, वहां से आपने मास निकाल लिया कि क्लियर है। सपोज करो यहाँ पर आपका मास आ गया 5 ग्राम, तो आपका क्लियर हो गया कि ठीक है, रिएक्शन हमने इतनी ली है, 2 मोल लिए हैं ए के, 3 मोल लिए हैं बी के, तो यहाँ से 2 मोल बनने चाहिए सी के। और अगर आपने 2 मोल सी के लिए, ओके, 2 मोल अगर आपके बनेंगे तो 2 मोल है जो सी के, वो अगर मास में कन्वर्ट करो तो आपका 5 ग्राम बनता है सी। तो आपका रिएक्शन में आपके हाथ में लास्ट जो प्रोडक्ट सपोज सॉलिड बनने वाला है, तो वो 5 ग्राम बनने वाला है, मान लो सॉलिड बनने वाला है। ओके, तो ये 5 ग्राम बनने वाला है, बट होता क्या है, ये तो थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट करा ना यील्ड, तो बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल यील्ड जो जब आपने रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आपने प्रोडक्ट निकाला, आपके हाथ में जब आया, आपने देखा वो तो 3 ग्राम ही बना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड तो इतनी आनी चाहिए थी, आपने एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो इतनी आनी चाहिए, बट एक्चुअल यील्ड इतनी नहीं आई, 3 ग्राम आई। तो वहां से आपने यील्ड परसेंटेज निकालनी है। यील्ड क्या होती है, यील्ड क्या होती है, यील्ड होती है कि जो जहाँ ऐसे कर लो कि थ्योरेटिकली अमाउंट है जो, और ये अमाउंट लिखो इसको, थ्योरेटिकली इतनी अमाउंट का प्रोडक्ट बनना चाहिए और एक्चुअल में इतना बना। और यहाँ से यील्ड क्या होती है कि जो आपका एक्चुअल अमाउंट का प्रोडक्ट बना ओवर थ्योरेटिकली जितनी अमाउंट आपने कैलकुलेट करी थी कि इतना बनना चाहिए था, उसको 100 से, वो आपकी यील्ड आ गई, और यहाँ अगर आपने परसेंटेज निकाल लिया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इस इक्वेशन इसमें देखोगे आप, जो हमने सिंपल ऐसे ही रफ एग्जांपल लेके कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे कि एक्चुअल अमाउंट आपकी कितनी बनी 3, और थ्योरेटिकल कितनी आपने एक्सपेक्ट करी थी 5, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा आपका, 3 को डिवाइड कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपकी यील्ड परसेंटेज आ गई 60%। क्लियर, तो आपका ऐसे करके थ्योरेटिकली अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे और एक्चुअल जितना आया आपके हाथ में प्रोडक्ट की अमाउंट, उससे आप यील्ड परसेंटेज निकाल सकते हो। बट देखो फिर से, थ्योरेटिकली अमाउंट तो अभी तभी कैलकुलेट कर सकते हो ना आपको अगर मोल्स पता होंगे सी के, और मोल्स आपको तभी पता होंगे अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस किया होगा। तो यील्ड भी आपने निकालनी है अगर, तो रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता, तो ये सीखना पड़ेगा। जो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो 2-4 रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखो, तो उसके बाद ये, हाँ, इस तरह से आप निकाल सकते हो यील्ड परसेंटेज। नेक्स्ट एक टर्म होती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, तो सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्टेंट कितना एफिशिएंट है आपको प्रोडक्ट देने के लिए। अगर आपने किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेना है, ओके, प्रोडक्ट लेना है, और कितना आपको वो रिएक्टेंट कितना एफिशिएंट है कि आपको ये वाला प्रोडक्ट ही दे, और यहाँ पर
कितना एफिशिएंट है कि आपके अगर अनडिजायर्ड, हम कह नहीं देते बाय प्रोडक्ट्स बने या अनडिजायर्ड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बन गए जो हमें नहीं चाहिए थे, एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन गए, हमारा मेन प्रोडक्ट था यही था। तो अगर यहाँ पर सपोज करो आपका रिएक्टेंट था, तो उसने सिर्फ और सिर्फ आपको आपका टारगेट प्रोडक्ट ही दिया, कोई भी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट साथ में नहीं रिलीज हुआ। इसका मतलब आपका रिएक्टेंट इतना एफिशिएंट है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही दे। वहां पर इस रिएक्टेंट की आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की सिलेक्टिविटी 100% है। ओके, बट अगर किसी केस में आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है बट प्रोडक्ट आपका कम बन रहा है क्योंकि उसका कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनाने में लग जाता है, तो वहां पर आपके रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनाने में सिलेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिलेक्टिविटी का मतलब वही होता है कि आपका रिएक्टेंट कितना एफिशिएंट है आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट प्रोडक्ट देने के लिए। तो अगर इसको आप डेफिनेशन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो it measures how efficiently a reactant is converted into the desired product versus undesired products, undesired byproducts। अगर इसको आप फॉर्मूला में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो सिलेक्टिविटी किसके इक्वल होती है? सिलेक्टिविटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इसके फॉर्मूले से ही देखो, आप ध्यान से, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे, अगर अनडिजायर्ड बनेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब सिलेक्टिविटी टोटल कौन डिसाइड करेगा? आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के मोल। ओके, तो यहाँ से आप सिलेक्टिविटी परसेंटेज निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो सपोज करो एक एग्जांपल में आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट बने 30 मोल और आपके अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बने 10 मोल। तो यहां से आपकी सिलेक्टिविटी कितनी आ गई? डिजायर्ड ओवर अनडिजायर्ड, ये आ गई सिलेक्टिविटी, आ गया 3। ओके, नहीं सिलेक्टिविटी परसेंटेज नहीं आएगी क्योंकि फिर तो गलत हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, तो सिंपल ही है आपके मोल्स ऑफ डिजायर्ड और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी। अगर बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, बट इस केस में हम सिंपली बताएंगे सिलेक्टिविटी। तो ये हो गया आपकी सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस करते हैं मटेरियल बैलेंसेस के रिगार्डिंग। मटेरियल बैलेंसेस, ओके। तो मटेरियल बैलेंसेस में क्या आ जाता है कि अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें आप रिएक्टेंट्स ले रहे हो, या कोई भी आपकी केमिकल प्रोसेस हो रही है, या सिंपल कोई भी प्रोसेस हो रही है जिसमें आप कोई भी गैस की फीडिंग दे रहे हो या कुछ भी, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में आप प्रोसेस करवा रहे हो, केमिकल हो चाहे रिएक्शन हो रही है विद रिएक्शन या रिएक्शन नहीं हो रही विदाउट रिएक्शन, कोई भी केस है, तो मटेरियल बैलेंस क्या डिस्कस करता है, क्या बताता है? इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने देखनी होती है। कितना मास हमने किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी मटेरियल का एंटर करवाया, कितना लीव हुआ, कितने मास में से कितना अंदर स्टोर हो गया, कितना बिना रिएक्ट करे बाहर आ गया, तो ये सारे का, और कितना सिस्टम के अंदर रिएक्ट करा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये हमें प्रोवाइड करती है
हम डिस्कस करते हैं मटेरियल बैलेंस के अंदर। ओके, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही बात है, जो भी प्रोसेस हो रही है, आपने जैसे कितने मोल रिएक्टेंट के ऐड करे, कितना प्रोडक्ट बना, कुछ वेस्ट चला गया, कुछ स्टोर होगी एनर्जी, सारे के सारा टोटल मिला के फिर से वही बात याद रखनी है कि टोटल मास कंजर्व रहता है प्रोसेस के दौरान। एक बात ऑलवेज याद रखनी है, मास कंजर्व रहता है, जितना भी ऐड करा उसका मास, और अंदर लॉस हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बना है, कुछ बाहर निकला है, वो सबका मास जितना आपने एंटर करवाया था उसके मास के इक्वल रहेगा। ये बात याद रखनी है यहाँ पे। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो लिख सकते हो आप, मटेरियल बैलेंस इज द अकाउंटिंग of all mass entering, leaving, accumulating मीनिंग जो स्टोर हुआ है या एक्स्ट्रा बाहर रिलीज हो गया। accumulating में वैसे तो वही होगा जो अंदर इकट्ठा हो गया सिस्टम के, एंड रिएक्टिंग विद इन द सिस्टम, एंड रिएक्टिंग विद इन द सिस्टम। ओके, it ensures it ensures that mass is conserved across a process। तो मेन बात जो इसमें याद रखने वाली है वो ये वाली है कि सिस्टम में मास आपका सेम रहने वाला है। तो इसकी जर्नल इक्वेशन देखनी है अगर आपने, तो इसमें क्या है, जितनी आपने इनपुट करी उसमें कुछ हिस्सा अंदर सिस्टम के जनरेट भी हो सकता है, प्लस जनरेशन, उसमें से कुछ आउटपुट बाहर भी जा सकती है, माइनस आउटपुट, और उसमें से इनपुट में से कुछ हिस्सा कंज्यूम भी हो सकता है, माइनस कंजप्शन, इक्वल टू अकोमोलेशन, कुछ पार्ट अंदर इकट्ठा भी हो सकता है बिना रिएक्ट करे, तो वो होगी अकोमोलेशन। ये है इसकी जर्नल इक्वेशन। याद रखो इनपुट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, आपको ये वाला याद रखो, इनपुट प्लस जनरेशन, कुछ नया बना अंदर प्लस होगा जनरेशन, कुछ बाहर निकला आउटपुट माइनस में, कुछ कंज्यूम हो गया हिस्सा इनपुट से माइनस में कंजप्शन, इक्वल टू अकोमोलेशन। क्लियर। अब इस प्रोसेस को मास बैलेंस के अंदर हमने कुछ कुछ प्रोसेसेस डिस्कस करनी है, कुछ कुछ केस डिस्कस करने हैं। पहला केस है विदाउट रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो ही नहीं रही तो तब कैसा होगा ये देखना है। ओके, तो देखो, अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही इसका मतलब क्या है, आपने जितना मास दिया रिएक्टेंट्स का अंदर वो सिंपल ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पे, या सिंपल मिक्स हो गया या सेपरेट हो गया। बस यहाँ पर तीन ही केस हो सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, विदाउट रिएक्शन मतलब नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, इस केस में क्या हुआ, इसका मतलब आपने जितनी इनपुट दी थी उतनी ही आउटपुट बाहर आ गई, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं। ये सिंपली कहाँ पर होता है, जब आप मिक्सिंग करते हो या सेपरेशन प्रोसेस करते हो, वहां देखने को मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझाती हूँ, सपोज करो आपने 10 किलोग्राम वाटर मिक्स कर दिया 5 किलोग्राम इथेनॉल के साथ। आपने मिक्स करके अंदर भेजा 10 केजी वाटर 5 केजी इथेनॉल, ठीक है, ओके। और बाहर आपके पास क्या आ रहा है, मिल के बाहर आपके पास क्या मिल रहा है आपको, 15 केजी मटेरियल आपको बाहर मिल गया। ओके, एज इट इज। तो 15 केजी सब्सटेंस आपको बाहर आउटपुट पे दिखने को मिल गया। इसका मतलब जितना ही भेजा था आपने उतना ही बाहर आ गया मास, या इसका मतलब कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुई।
ओके, जब आपने वाटर को और 5 केजी इथेनॉल को आपस में मिक्स करा तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, तो जिस मास टोटल कंजर्व रहा 5, 10 + 5 इज इक्वल टू 15 केजी जो बाहर आया। तो ये मास कंजर्व रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई यहाँ पे, तो ये सिंपल मिक्सिंग है। ओके, या फिर आप सेपरेशन प्रोसेस में देख सकते हो। सेपरेशन प्रोसेस में देखते हैं, जैसे सेपरेशन प्रोसेस में अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपको 100 किलोग्राम एयर के साथ डील करा आपने, उसकी आपने उसमें से सेपरेशन करी। सेपरेशन करते टाइम 78 केजी नाइट्रोजन आपने अलग निकाल लिया और 22 केजी ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया। तो एयर एक साथ इकट्ठी थी, उसमें से दो चीजें आपने सेपरेट कर ली, तो इन दोनों का मास भी 100 ही है टोटल, और इधर का मास भी 100 है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिंपल आपने एक चीज से दो चीजों को अलग कर दिया, या दो चीजों को मिक्स करा और एक चीज बना दी। ओके, मास उतना ही रहा, कोई रिएक्शन नहीं हुई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया सिंपल, और एयर ले ली 100 केजी। तो सिंपल मिक्सिंग एंड सिंपल सेपरेशन प्रोसेस, जहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो वो केस वो वाले हैं जो विदाउट रिएक्शन के मतलब कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट, अगर दूसरा हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, अगर रिएक्शन हो जाती है, विद रिएक्शन केस डिस्कस